जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं और तंदुरुस्त हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे द आर्टिकल्स। सो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट रेलेवेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द 27th एंड 28th ऑफ सितंबर फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं चारों आर्टिकल्स। सो पहला आर्टिकल है जी नॉट द एमएसपी रूट। ये कल इंडियन एक्सप्रेस में आया था दोस्तों। सो ये अशोक गुलाटी ने लिखा है ना। अशोक गुलाटी इज़ अ वेरी नोटेड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, काफ़ी अच्छा लिखते हैं, काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में बाई वीकली आते रहते हैं। सो अब ये क्या कहते हैं, अब देखिए ये कहते हैं दैट, ये बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, दैट सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से फार्मर्स की इनकम डबल नहीं होने वाली है। ठीक है, सी एमएसपी के ऊपर रिलायंस हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं और ठीक है, हम वो टाइम से निकल आए हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन वाला जो टाइम था उससे अब हम आगे आ चुके हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन को खत्म हुए को भी अब 40 साल हो चुके हैं। सो वी कैनॉट जस्ट प्रैक्टिकली जस्ट रिलाई ऑन व्हीट एंड राइस के व्हीट एंड राइस की एमएसपी बढ़ा के ऊपर नीचे करके फार्मर्स की जेब में ज्यादा पैसे आ जाएंगे। नो, दैट इज सर्टनली नॉट द वे। अब यहां पे जरूरी आती है एक कमेटी, अशोक दलवाई कमेटी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्चुअल बात है, स्पेशली फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो अशोक दलवाई कमेटी बिठाई गई थी। सो व्हाई वाज दिस कमेटी सेटअप? दिस कमेटी वाज सेटअप टू चॉक आउट अ स्ट्रैटेजी कि कैसे फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल हो सके। ठीक है, अब दिस कमिटी हैड स्टेटेड इन द पास्ट दैट द ग्रोथ रेट of 10.4% per annum will be required so that we can double the income of farmers by 2022. Now see, 2022 is just 2 or 3 months away. So certainly I personally believe it's highly unlikely that farmers की income double होगी, 2-3 महीने ही रह गए हैं। However, this committee का जो objective था was to form out some strategy जिससे farmers की income double हो सकती है by 2022. ठीक है, based on the average base year of 2015 and 16. Now the average monthly income of the farmers for 2015-16 was 8,931. अभी रिसेंट एक सर्वे हुआ था, तो रिसेंट एक सर्वे के हिसाब से कि जो एक एवरेज फार्मर है उसकी जो मंथली इनकम है वो महज 10,000 रुपए ही है। ठीक है, सो दिस इज एज पर दी फिगर्स ऑफ 2018-19। देखिए अब अगर हम 8,000 भी मान के चले, चलिए अगर हम 9,000 भी मान के चले इस फिगर को, ये जो 2015-16 का फिगर था कि आम एक जो फार्मर है वो लगभग महीने के 9,000 रुपये कमाते, तो 9,000 तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई मीन महंगाई तो फार्मर के लिए भी है, सिर्फ हम लोगों के लिए थोड़ी है। तो 9,000 में क्या आता है, चलो वो 9,000 से 2015-16 में 2022 में जाके 18,000 भी हो जाए तो उससे क्या मिल जाएगा? व्हाट ऑब्जेक्टिव विल दैट फार्मर अचीव? 18,000 भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो द चैलेंज इज टू मेक फार्मिंग रिनमरेटिव, द चैलेंज इज टू मेक फार्मिंग प्रॉफिटेबल। एट द सेम टाइम इट इज नॉट वेरी नेसेसरी कि हर एक फार्मर को फार्मिंग ही करनी है। अब जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है, 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है, तो उसको नॉन फार्म जॉब्स में डालना चाहिए। पीछे इसको लेके भी एक आर्टिकल आया था कि इफ फार्मर्स हु हैव स्मॉलर लैंड होल्डिंग्स, इंस्टेड ऑफ इंकरेजिंग देम टू डू एग्रीकल्चर, दे कैन enter into the non-farm sector also, so that jobs are being created over there also. ठीक है, अब ऑब्जर्वेशंस क्या है? ऑब्जर्वेशंस आर नाउ ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन दिस फिगर। ठीक है, सो ये एक कॉम्पोजिशन ऑफ फार्मर्स इनकम की बात करेगी, दैट फार्मर्स की जो इनकम है वो कहाँ क्या सोर्सेज है। जैसे अगर 8,000 रुपये अगर फार्मर की इनकम 2015-16 में थी, या अगर 10,000 की इनकम, एक एवरेज फार्मर की इनकम 10,000 रुपये बताई गई है, तो उसकी अर्निंग्स कहाँ कहाँ से हो रही है उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। सो बेस्ड ऑन दिस फिगर, ऑब्जर्वेशन इज दैट शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम रेयरिंग एनिमल्स which also includes fish aquaculture has gone up from 4.3% in 2002 to 15.7%. So that's good, which means that rearing of animals has a lot of potential. Aquaculture, fisheries they have a lot of potential in terms of increasing the income of farmers. Also, ये क्या है? ये diversification of agriculture भी है, that instead of growing wheat and rice, cattle rearing भी हो रहा है, fisheries भी है, ये सब चीजें भी जिसके थ्रू farmers की इनकम जो है वो ज्यादा बढ़ सकती है। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, तो आमतौर पे व्हीट राइस एक ट्रेडिशनल साइकिल है जो फार्मर्स ग्रो करते हैं पूरा साल, तो इसका जो शेयर है दैट हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 46%, ऑलमोस्ट 46% टू क्लोज टू 38%। ठीक है, शेयर ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, दोस्तों जिन फार्मर्स के पास जिनके पास लैंड छोटा है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम का लैंड है, 2 हेक्टेयर का लैंड है, वो क्या करते हैं? वो मजदूरी करते हैं, एज लेबर दिहाड़ी के तौर पे काम करते हैं। किनके पास? जो बड़े जमींदार हैं, जिनके पास ज्यादा लैंड है, लेट्स से किसी के पास 30 एकड़ की जमीन है, 40 एकड़ की जमीन है, तो उनके लैंड्स पे एज लेबर्स वो काम करते हैं। तो अगर 10,000 रुपये वो कमा रहे हैं महीने के,
अगर एक एवरेज छोटा किसान जो है अगर वो महीने के 10,000 भी कमा रहा है तो 4-4,500 तो वो दिहाड़ी करके ही बना रहा है, तो उसकी जमीन से उसको कितना आ रहा है, उसकी जो छोटी सी जमीन है उसे उसको सिर्फ 4-4,500 रुपए ही मिल रहे हैं। सो विच इज वाई द चैलेंज इज टू क्रिएट मोर जॉब्स इन द नॉन फार्म सेक्टर, ताकि ये जो छोटे किसान है वहां पे अब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, और ऑब्वियसली डबलिंग फार्मर्स इनकम की बात तभी होगी ना अगर हम जीडीपी में भी ग्रोथ करेंगे। Agriculture growth in the GDP and the GDP growth, they cannot be two different things. They have to be wholesome. हमारी GDP growth होगी, डिमांड बढ़ेगी, एग्रीकल्चर ग्रोथ भी होगी, एग्रीकल्चर का जो कंपोनेंट है टुवर्ड्स GDP ग्रोथ वो भी बढ़ेगा. So this has to be very wholesome. Now, what is the way forward? Now it is worth noting that there is no minimum support price for products of animal husbandries or fisheries. तो wheat और rice का तो MSP होता है, इसका MSP नहीं होता fisheries का, animal husbandry का. And certainly by providing MSP is not the way forward. I mean, only by saying that you have a minimum support price for a certain kind of products will the farmer's income augment. That is not the solution, right? Now, scope for augmenting farmer's income is going to be more from rearing animals, which also includes fisheries, aquaculture. ठीक है, इसकी भी डिमांड बहुत है फॉरेन कंट्रीज में, प्रोसेस्ड मीट की डिमांड बहुत है, फिशेस की डिमांड बहुत है. तो अब अगर इसकी डिमांड है, सो व्हाई नॉट do these things? Why not rear animals? Why not promote fisheries more and more so that the incomes can be increased? Demand for consumption of animal and processed food is going to increase आगे जाके in the future. जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उनके डाइट पैटर्न्स डाइवर्सिफाई करेंगे, तो इसके चलते इस चीज में ज्यादा इन्वेस्ट करने का ज्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट है. फार्मर्स इनकम कैन नॉट बी इंक्रीज ओनली बाय एमएसपी. ठीक है, ऑल्दो एमएसपी बढ़ाने से तो हम देख रहे हैं वो जो विशेष साइकिल है कि राइस की एमएसपी बढ़ा दी, वीट की एमएसपी बढ़ा दी, उससे हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे भी हार्म पड़ रहा है, एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा हार्म पड़ रहा है. पानी कितना ज़्यादा राइस लेता है, तो राइस का, शुगर केन का एमएसपी बढ़ा के हम इनडायरेक्टली पानी ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड बिकॉज वाटर इज अ वेरी स्केर्स कमोडिटी. विजडम लाइज इन व्हाट? इन इन्वेस्टिगेटिंग मोर इन wisdom lies in investing more in animal husbandry, which includes fisheries and fruits and vegetables. And last but not the least, we also have to incentivize the private sector so that they can build efficient value chains on a cluster approach. ठीक है, so जो investment है स्टोरेज फैसिलिटीज में, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज में, वेयर हाउसेज में, प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा कैपेसिटी है टू इन्वेस्ट, तो उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाने की जरूरत है. चलिए, तो अगला आर्टिकल है दोस्तों, ये कल इंडियन एक्सप्रेस में आया था, चॉइस टू मोनेटाइज. अब देखिए एनएमपी को लेके, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेके कई सारे आर्टिकल्स न्यूज में आए हैं पिछले खास करके 2-3 हफ्तों से. कोई भी ऑनगोइंग टॉपिक को लेके व्यूज आते रहते हैं, आर्टिकल्स आते रहते हैं. अब एनएमपी को लेके इस आर्टिकल में क्या बात करी गई है? एनएमपी को लेके देखिए अच्छी बातें भी हुई हैं, एनएमपी को लेके क्रिटिसिज्म भी हुआ है, तो ठीक है, सारी बातें सुननी चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखने चाहिए. पॉलिसी एनालिसिस में हमेशा इस बात का एक इंपॉर्टेंस माना जाता है. अब इस कंटेक्स्ट में है डोंट अबैंडन एसेट मोनेटाइजेशन. कुछ fears, कुछ apprehensions यहाँ पे mention करे गए हैं, that what are the certain apprehensions, what are the criticism associated with the idea of NMP. ठीक है, so for example पहला है leasing is not the best option. सजेशन ये दिया कि इंस्टेड ऑफ लीजिंग सेल दी होल एसेट, सेल दी एसेट जो कि सरकारी एसेट है, सेल आउट दैट होल एसेट. ठीक है, सो एसेट्स कौन से होंगे जो कि लीज आउट किए जाएंगे फॉर मोनेटाइजेशन? दे वुड बी एयरपोर्ट्स, टर्मिनल्स, रेलवे लाइंस, रेलवे स्टेशन, हाईवे, स्टेडियम्स, पोर्ट्स, वेयर हाउसेज एक्सेट्रा. ठीक है, सो इसको लेके हमने काफी बात करी है एनएमपी को लेके. तो पहला फियर तो ये है, पहला क्रिटिसिज्म ये है कि लीजिंग इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन, आउटराइटली सेल कर दीजिए. चलो, उसके बाद दूसरा है फियर ऑफ पुअर मेंटेनेंस, कि ये जो पब्लिक एसेट्स है ये टैक्स पेयर्स मनी से बने हैं. ठीक है, टैक्स पेयर्स ने पैसे दिए हैं, ये एसेट्स जो बनते हैं, देखिए इसको टाइम लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनने में, हाईवेज हो, स्टेडियम्स हो. अब अगर हम किसी को लीज आउट कर देंगे तो उस पर्टिकुलर प्लेयर के पास क्या इंसेंटिव होगा इसको मेंटेन करने का? क्योंकि आफ्टर ऑल किराए की गाड़ी को, अगर आपने किराए की गाड़ी ली हुई है तो आप उस गाड़ी को धोएंगे क्यों? व्हाई विल यू वॉश अ रेंटेड कार? सो व्हाट इंसेंटिव द प्राइवेट प्लेयर विल हैव टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर एसेट व्हिच द गवर्नमेंट इज लीजिंग आउट फॉर लेट्स से 25-30 ईयर्स. तीसरी बात, नॉट एड्रेसिंग द इनएफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर. इस बात को आइडेंटिफाई करना कि क्या कमी रही है पब्लिक सेक्टर में, यानी कि हमारे पास बेहतरीन टैलेंट है, इतने सारे लोग इतने एग्जाम्स दे के पब्लिक सेक्टर कंपनीज में जाते हैं, पीएसयूज में जाते हैं, इतना आसान तो नहीं होता पीएसयूज में जाना, उसके बावजूद भी ऐसी क्या कमियां हमारे टैलेंट में आ गई हैं कि जिसके चलते हमको प्राइवेटाइजेशन की टुवर्ड जाना पड़ रहा है. चौथा फियर है लॉस ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ द पब्लिक सेक्टर, दैट हमारी जो ऑटोनॉमी है, पब्लिक सेक्टर की ऑटोनॉमी, वो कम हो जाएगी. चलो, ये भी एक फियर है, इसको हम सब आंसर करेंगे वन बाय वन. और लास्ट फियर है क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि अगर प्राइवेट सेक्टर को हम इंकरेज कर रहे हैं टू बाय दीज ब्राउनफील्ड एसेट्स, ब्राउनफील्ड एसेट्स यानी कि जो एसेट ऑलरेडी बने हुए हैं, बने बनाए एसेट्स. ग्रीनफील्ड क्या होते हैं?
ग्रीनफील्ड होते हैं जो नए बनते हैं, जो नए सिरे से बनते हैं, और ब्राउनफील्ड क्या होते हैं, जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ये ब्राउनफील्ड सेट्स हैं, ये स्पोर्ट्स, ये स्टेडियम्स, ये पोर्ट, सी पोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, ये सब बने बनाए सेट्स हैं। तो बात ये की जा रही है क्रिटिसिज्म में, अगर ये बने बनाए असेट्स हम लीज आउट कर दें प्राइवेट सेक्टर को, तो इससे क्या होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर ने जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी थी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, नए रिसोर्सेज के लिए और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को स्केल अप करने के लिए, तो वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है, अब देखिए 25-30 साल के लिए लीज पे आपको लेंगे सरकारी साइड, उसके पैसे तो देने पड़ेंगे ना, फ्री में तो नहीं होगा कोई कैशबैक ऑफर के साथ। तो वो जो सारे पैसे होंगे जो कि प्राइवेट कंपनीज ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए रखे होंगे, वो सारे पैसे अब यहां पे चले जाएंगे, विच विल क्राउड आउट दी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो ये भी एक चिंता, एप्रीहेंशन, क्रिटिसिज्म, जो भी आप माने, ये जताया गया है। अब वन बाय वन देखते हैं कि ये एप्रीहेंशंस क्या एग्जैजरेटेड है या वैलिड है या नहीं है, उसको हम एग्जामिन करते हैं। सो काउंटर टू द एप्रीहेंशंस, तो पहला है, ठीक है, हम आज के टाइम पे कह देते हैं कि चलो आउटराइट सेल कर देंगे सारे एसेट्स की, जो भी पब्लिक सेक्टर एसेट्स हैं, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो हाईवे है, चाहे वो एयर इंडिया हो, बीपीसीएल हो, सबको हम सेल कर देंगे, कोई बात नहीं। बट देन द क्वेश्चन कम्स, फिर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, मोदी जी भी क्या करें? अब जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो कहेंगी कि सारा जो हमारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज है वो सेल पे लगाया हुआ है, ठीक है, जैसे अमेजोन पे सेल लगती है, दिवाली पे, दशहरा पे, बिग फेस्टिवल सेल लगती है, तो फिर क्रिटिक्स कहेंगे कि जी मोदी जी ने सारे के सारे एसेट सेल पे लगा दिए हैं, फिर ऑपोजिशन पार्टीज ही गालियां निकालेंगी, फिर वो सारा पॉलिटिक्स होगा, राजनीति होगी। ये इस करके, इस चिंता के करके सारे के सारे जो एसेट्स हैं वो सेल आउट नहीं हो रहे, लीज आउट हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि किराए पे दिए जा रहे एक तरह से। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लीज्ड एसेट्स होंगे वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होंगे। आफ्टर ऑल, अगर आप एक किराए की गाड़ी आपने ली हुई है तो व्हाई वुड यू टेक द हेडेक ऑफ, अगर आप किराए के घर पे रह रहे हैं, आप एज अ किराएदार, एज अ टेनेंट, सो आप अपने घर की कलियां नहीं करवाएंगे ना, आप अपने घर को व्हाइट वॉश नहीं कराएंगे, ये तो लैंडलॉर्ड की सिरदर्दी है कि वो व्हाइट वॉश कराए कि ना करवाए। सो व्हाट इंसेंटिव विल द प्राइवेट प्लेयर हैव? फाइन, agreed that this apprehension is valid, but there can be some clauses which can be written down in this whole scheme कि that अगर 25-30 साल के लिए अगर एक पब्लिक एसेट एक प्राइवेट प्लेयर के पास जा रहा है तो वो वैसे ही हालत में वापस हमको मिलना चाहिए प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ जैसे कि वो दिया गया था, ठीक है। उसके बाद वी नीड नॉट डिबेट, ये डिबेट अब रेलिवेंट नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट है कि पब्लिक सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट है। प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट है तभी तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनके पास बेटर मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, बेटर कैपिटल है, बेटर प्रोसेसेस हैं, तभी करके उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। सो दिस डिबेट इज नॉट वेरी रेलेवेंट। एट द सेम टाइम कंटिन्यू टू अट्रैक्ट बेटर टैलेंट टू पब्लिक सेक्टर ऑल्सो, पब्लिक सेक्टर को भी रिवैम्प करा जाए, पब्लिक सेक्टर भी बुरा नहीं है। आफ्टर ऑल चाइना का पब्लिक, हमने एक आर्टिकल परसों भी डिस्कस किया था कि हम अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है वो बढ़ा सकते हैं। बट बहरहाल अभी ये डिबेट में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है प्राइवेट वर्सेस पब्लिक का। अगली बात, अगर ये चिंता है, fear है that this concentration of power would be more in the private sector. So listen, since 1991, अब पिछले 30-31 सालों से प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन तो हो रहा है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तो शुरू हो गया था 91 से, तो कितनी इकोनॉमिक पावर आ गई प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। फिर भी लाठी तो फिर भी सरकार के हाथ में होती है, सरकारी ऑफिशियल के हाथ में होती है, ब्यूरोक्रेट के हाथ ही होती है। तो ये चिंता जतानी दैट कि कंप्लीटली जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है वो सिर्फ प्राइवेट कॉर्पोरेशन के पास होगी, तो ये थोड़ी एग्जैजरेटेड है। बिकॉज let's not forget the government loves to have control, whether it's 1991, whether it's 2021, whether it was 1971, the government wouldn't want to lose out its autonomy over any asset which the government has created. और दूसरा, क्या हम PSUs को बैन कर देते हैं? क्या हम PSUs या जैसे अगर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, अब यहां पे चिंता जताई गई है कि जी क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं क्या ये फंड्स रेज नहीं करते थ्रू IPOs, थ्रू द मार्केट, थ्रू डेप्ट मार्केट, थ्रू सिक्योरिटीज? तो क्या ये फाइनेंस रेज नहीं करते हैं? तो ये भी तो करते हैं फाइनेंस रेज। तो अगर ये फाइनेंस रेज कर रहे हैं, तो अगर प्राइवेट कंपनीज हैं, अगर वो भी फंड रेज करते हैं टू बाय दीज, टू acquire these leased assets, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सो वेयर इज द इन्वेस्टमेंट गेटिंग क्राउडेड आउट? तो वो जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो कंस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट ही है, मतलब वो कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो रही है। आफ्टर ऑल इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स हैं, ये मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे के एड्रेस पे भी कहा था कि आने वाले 5 साल में 110 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो अगर उसमें से 6-7 लाख करोड़ प्राइवेट सेक्टर हमको दे रहा है हमारे ही सरकारी बने बनाए एसेट्स पे, तो कोई बुरी बात नहीं अगर पैसे वो आ रहे हैं। सो दिस एप्रीहेंशन इज ऑल्सो नॉट वैलिड, ठीक है। चलो अगला आर्टिकल, ये हिंदू में आज आया है। अब क्वाड को लेके देखिए दोस्तों, आर्टिकल्स काफ़ी पीछे भी आए थे और मैंने कहा था कि क्वाड अभी काफ़ी चर्चा में है। अभी मोदी जी US गए थे तो क्वाड की मीटिंग भी हुई थी, फिजिकल मीटिंग हुई थी,
ठीक है, अर्ली दिस ईयर इन अप्रैल एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी जब जो बिदेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। अब क्वाड को लेके अब आर्टिकल्स दो और बड़े अच्छे आए हैं आज, एक हिंदू में एक इंडियन एक्सप्रेस में। तो ये आर्टिकल हैप्पी मैन जेकब ने लिखा है, द क्वाड कुड एंड अप रनिंग आउट ऑफ स्टीम। चिंता क्या जताई गई है इस आर्टिकल में, कंटेक्स्ट ये है कि क्या क्वाड एक कॉफी क्लब की तरह तो नहीं बन के रह जाएगा कि आप बैठे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, बातचीत हो रही है, बट कुछ एक्शन नहीं हो रहा। ये कोई हिडन सीक्रेट नहीं है, क्वाड इज नॉट अ सिक्योरिटी अलायंस, ये बात बहुत कैटेगोरिकली क्लियर हो चुकी है। ऑकस जो है वो एक सिक्योरिटी अलायंस है, क्वाड एक सिक्योरिटी अलायंस नहीं है। ये बात इंडिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, ऑल्दो इंडिया रियली वांटेड कि क्वाड एक सिक्योरिटी अलायंस बने, कि इंडिया के पास वो कैपेसिटीज हो, इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी हो जिससे वो अपनी डिफेंस को और बेटर कर सकता है, अपनी नेवल पावर को, अपनी नेवल प्रेजेंस को। हालांकि इंडिया की नेवल प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है इंडो पैसिफिक में, बट और बेटर हो सकती है बाय एक्वायरिंग बेटर टेक्नोलॉजीज फ्रॉम द यूएस, बट वो नहीं हुआ। ऑकस बन गया है। ऑकस क्या है? ऑकस एक मिलिट्री अलायंस है, वो एक बात क्लियर बात है, ठीक है। अब सवाल ये आते हैं कि ऑकस क्या एक रिप्लेसमेंट है क्वाड का? तो देखिए ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी है कि ऑकस अपनी जगह है, क्वाड अपनी जगह है। ऑकस क्वाड की जगह नहीं ले रहा, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि क्वाड का जो एक हेसिटेशन था कि क्वाड एक सिक्योरिटी अलायंस नहीं बन पाया, तो ऑकस उस कमी को पूरा जरूर कर रहा है कि एक सिक्योरिटी अलायंस बना लिया ऑकस ने, ठीक है। सो इट अपीयर्स दैट ऑकस हैज वेंचर्ड वेयर द क्वाड हैड बीन रिलक्टेंट टू मेक फोरेज, विच इज द मिलिट्री डोमेन। क्योंकि ऑकस में बहुत क्लियर है, यूएस ने बोला है कि हम ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वाड में तो ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं करेगी, क्वाड में तो और बहुत ज्यादा मतलब बातें करी गई हैं कि एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ओशन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ट्रेड, कॉमर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो वहां पे वो बातें करी गई हैं, क्वाड में कोई भी सिक्योरिटी अलायंस की बात नहीं करी गई है। ऑल्दो हमने बहुत इस बात का जश्न मनाया था, वी वर वेरी हैप्पी दैट क्वाड बना है, बट ऐसा कुछ सिक्योरिटी अलायंस वाली बात क्वाड में नहीं है, ये बात बहुत क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई अब वो डाउट नहीं है। क्वाड का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई चार्टर नहीं है लाइक द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ना ही कोई क्लियर सेट ऑफ एक्टिविटीज है जैसे ऑकस की है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। क्वाड में बातचीत क्या हो रही है? कोविड को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, जो कि ठीक है, अच्छी बातें हैं, मतलब ये गंभीर समस्याएं हैं, मतलब ये भी जो इश्यूज हैं कोविड के, क्लाइमेट चेंज के, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के भी सही हैं, बट ये ऐसी बातचीतें जैसे कॉफी क्लब में होती है, ठीक है, आप चाय पानी पी रहे हैं, आप बैठ के बात कर रहे हैं, मतलब कुछ एक्शन नहीं होगा क्वाड में, बातचीत ही होगी। अब वो बातचीत कितनी एक्शन में कन्वर्ट हो सकती है, चाहे वो कोविड या क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग ही क्यों ना हो, वो देखने वाली बात होगी। वाई इज इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? तो बहुत ब्रीफली 3 पॉइंट्स में। तो पहली बात, अभी इंस्टेबिलिटी अफगानिस्तान में, उसके चलते जो फोकस है इंडिया का भी और पूरी अब यूएस का भी, अब शिफ्ट कहां हो रहा है? मैरीटाइम स्फीयर में, इंडो पैसिफिक में, बिकॉज चाइना के एग्रेशन को कंट्रोल करना है। दूसरा, इंडिया वांट्स टू बी एट द सेंटर ऑफ दिस न्यू जियोपॉलिटिकल चर्निंग विच इज हैपनिंग, ठीक है, और इंडिया इस बात का बेनिफिट उठाना चाहती है फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी, कि कैसे इंडिया मैक्सिमम लेवरेज उठा सकता है अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट का भी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट का भी इन दिस रीजन। चलो, ब्रिंगिंग टुगेदर लाइक माइंडेड स्टेट्स टू चेक द चाइनीज हेजिमनी, ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है इंडिया का। अब एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये कि चाहे ऑकस है, चाहे क्वाड है, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, ये सब ट्रेडिशनली ना अमेरिका के अलाइज हैं, ठीक है, बहुत पुराने दोस्त हैं। इंडिया, देखिए इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट के चलते, जो कि नेहरू जी ने शुरू किया था, उसके चलते इंडिया अलाय नहीं है अमेरिका का। तो एक ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिका को क्या इंसेंटिव मिलेगा इंडिया को इतनी टेक्नोलॉजी देने का, जबकि नो डाउट आज के टाइम पे इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा डीपर है, बहुत स्ट्रेटेजिक है एज कम्पेयर्ड टू व्हाट इट वाज 30 ईयर्स बैक। बट क्या इंसेंटिव है अमेरिका के पास कि वो इतना ट्रांसफर करे इंडिया को? बिकॉज आफ्टर ऑल इंडिया इज नॉट एन अलाई ऑफ अमेरिका unlike the other countries, ठीक है। Now how is India's engagement in the Indo-Pacific? Number one, India has hesitated joining the major the regional economic frameworks RCEP, तो इंडिया ने RCEP से बैकआउट कर लिया था, ठीक है, कि हमारे जो ट्रेड होगा वो अनफेवरेबल होगा, हमारे फेवर में ट्रेड कंडीशंस नहीं होंगे, चाइना की प्रेजेंस है RCEP में, तो चाइना बहुत डोमिनेट करेगा, तो चलो इंडिया ने बैकआउट कर दिया। इंडिया ट्रेड रिलेशन जो है इंडो पैसिफिक कंट्रीज के साथ, दे कैनॉट राइवल, वो कॉम्पिटिशन नहीं दे सकते एज द ट्रेड रिलेशन चाइना हैज with these countries, whether it's Philippines, Vietnam, Cambodia, etc. Now, India's engagement in the recent times has not, unfortunately, advanced neither its security interest nor its economic interest in the region. So that is still a thing in process. So हमारा जो engagement Indo-Pacific में और assertive हो सकता है, but अभी इतना assertive नहीं हुआ, although India has a very strong naval dominance and power in the Indian Ocean region. It is also termed as the net security provider to the Indian Ocean region. Nevertheless, our engagement has not been very assertive in Indo-Pacific.
ठीक है। अब इसके चलते ऑकस, इसी बात का तो एप्रीहेंशन और डर है कि अगर ऑकस अभी बन गया है तो ऑकस विल ओवरशैडो ऑल दिस एक्साइटमेंट, ऑल दिस सेलिब्रेशन बिहाइंड क्वाड। क्वाड को लेके बहुत अभी हंगामा इस साल अप्रैल में मच रहा था कि क्वाड है जी, बहुत इस बात को लेके लोग जश्न मना रहे थे। अभी ऑकस के चलते वो थोड़ा सा मामला ठंडा हो गया, क्वाड को लेके एक्साइटमेंट थोड़ी नीचे हो गई है। नाउ व्हाई हैज इंडिया हेसिटेटेड टू वेंचर इनटू अ सिक्योरिटी अलायंस विज़ क्वाड? क्या इंडिया को हेसिटेशंस रहे हैं? क्यों इंडिया अपने आप को रोक के रखा हुआ है? क्वाड एक सिक्योरिटी अलायंस क्यों नहीं बन पाया? व्हाई? और एक ऑकस एक सिक्योरिटी अलायंस क्यों बनना पड़ा? तो पहली बात, इंडिया रिलक्टेंस अबाउट मिलिट्री अलायंसेस। इंडिया ये कहता है, इंडिया का देखिए जो फॉरेन पॉलिसी है, नो डाउट अब हम देखें तो नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात इतनी नहीं होती है पॉलिटिकली भी, बिकॉज अभी एक बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर पे, तो ऑब्वियसली नेहरू जी की बातें तो वैसे भी बीजेपी को पसंद नहीं आएंगी, नो डाउट। अब हम नॉन अलाइंड नहीं अपने आप को खिलाते, लेकिन फिर भी जो हमारी जो आत्मा है ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी की, वो अभी भी वहीं पे फंसी हुई है नॉन अलाइंड में। ठीक है, कि हम किसी के मित्र नहीं बनेंगे, खास मित्र ना। हम यूएस के साथ ज्यादा मित्रता बढ़ाएंगे, ना रशिया के साथ। हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं खोना चाहते हैं, ताकि जो हमारे हाथ में जो ऑटोनॉमी है, जो पावर है, वो हमारे हाथ में ही रहे। इस करके इंडिया रिलक्टेंट रहा है मिलिट्री अलायंसेस बनाने के लिए। मैं फिर से कहता हूं, नो डाउट कि अभी नॉन अलाइंड से हम आगे बढ़ चुके हैं, बट नॉन अलाइंड की जो कहीं ना कहीं जो आत्मा है, वो अभी भी हमारे साउथ ब्लॉक में फॉरेन पॉलिसीज में अभी भी जिंदा है। ठीक है, तो वो अभी भी अमर है नॉन अलाइंड वाली जो आइडियोलॉजी है। और डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशन, कि अगर हमने कुछ ऐसा मिलिट्री अलायंस बना लिया तो चाइना बुरा ना मान जाए। चाइना बुरा मान जाएगा तो फिर हमारे चाइना के साथ लड़ाई हो सकती है, तो वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी आ सकती हैं इसमें, फिर पॉलिटिकल चीज़ें भी आ जाती हैं सारी की सारी, क्योंकि इंडिया तो ऑलवेज एक इलेक्शन मोड में ही रहता है, रोज़ कुछ ना कुछ इलेक्शन चल रहे होते हैं। तो अगर इंडिया चाइना के बीच में कोई विवाद होता है और अगर कुछ किसी मामले में इंडिया को बैकफायर हो, सो दैट कैन हार्म द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑल्सो। तो ये दो कारण है। अब वे फॉरवर्ड क्या है? पहली बात, नाउ इट इज पॉसिबल टू एक्सप्लोर द मिलिट्री यूटिलिटी फॉर क्वाड। एक्सप्लोर करी जा सकती है, आफ्टर ऑल नेवल एक्सरसाइज भी तो हो रही है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज भी तो होती है क्वाड नेशंस के बीच में, विदाउट मेकिंग इट अ फॉर्मर। तो बात घुमा फिरा के वही करी गई है कि ठीक है, बना लो क्वाड को भी एक मिलिट्री अलायंस जैसा, नॉट फॉर्मली, नॉट ऑन पेपर, बट एक मिलिट्री अलायंस जैसा। Exploring mutual beneficial military and security cooperation within the Quad framework need not contradict the principles. तो हम अपनी जो strategic autonomy है वो maintain करके रख सकते हैं, at the same time forming a more assertive and a military role for the Quad. ये बात इसमें suggest करी गई है। AUKUS has the potential, no doubt, to become major military and security alliance. India needs to balance its strategic autonomy as whether in AUKUS or Quad. इट्स ओनली इंडिया जो एक स्ट्रेटेजिक अलाय नहीं है यूएसए के साथ, तो इंडिया को बहुत देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि जापान, यूके और ऑस्ट्रेलिया तो ट्रेडिशनली जो है वो यूएस के अलाइज रह चुके हैं और अभी भी हैं, इंडिया नहीं है। तो इसके चलते इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बैलेंस करके चलनी पड़ेगी, कि उसके रिलेशंस भी बन रहे हैं अच्छे इन सब नेशंस के साथ, एट द सेम टाइम जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया चाहता है अपनी, कि हमारे हाथ में हमारी फॉरेन पॉलिसी का, हमारी मिलिट्री पॉलिसी का कंट्रोल है, वो भी इंडिया के हाथ में बना रहे। तो इसके चलते एक और आर्टिकल है, आज आया है, प्रताप भानु मेहता ने लिखा है, द सीज ऑफ द क्वाड। कंटेक्स्ट क्या है? द रियल टेस्ट ऑफ द क्वाड। चलो ये बात तो पिछले आर्टिकल में डिस्कस कर ली कि क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, और अगर क्वाड एक मिलिट्री अलायंस बनना चाहता है तो वो कैसे बन सकता है, वो भी बात हमने डिस्कस करी, दैट इनफॉर्मली इट कैन बी, नॉट फॉर्मली। ठीक है, नेवरदलेस इस आर्टिकल में ये बात करी गई है दैट फाइन, फेयर इनफ, अगर एक क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, क्या चीजें हैं जो क्वाड ऑफर कर सकता है? बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट, ये चारों कंट्रीज डेमोक्रेसीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, ये चारों कंट्रीज डेमोक्रेसीज हैं। तो और क्या चीजें क्वाड प्रोवाइड कर सकता है अगर वो सिक्योरिटी अलायंस नहीं है? तो ब्रॉड गोल्स क्या है क्वाड की? ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, क्लाइमेट चेंज, कोविड, वैक्सीन्स, कोऑर्डिनेशन ऑन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिंग सप्लाई चेन, ट्रेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ, और ऑब्जेक्टिव क्या है क्वाड का? डिनाइंग चाइना द अपॉर्चुनिटी टू अपेंड what this group thinks is a world order based on principles of democracy। तो यहां पे क्वाड के नंबर ज्यादा बनते हैं, बिकॉज क्वाड में चारों कंट्रीज डेमोक्रेसी वाली हैं, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, कम्युनिज्म नहीं है, तो कैसे क्वाड एक डेमोक्रेटिक रोल प्ले कर सकता है इस रीजन में, इसकी बात करी गई है। क्रेडिबिलिटी ऑफ क्वाड की अगर हम बात करें तो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जहां पे क्रेडिबिलिटी ऑफ क्वाड को टेस्ट किया जा सकता है? पहला, Quad has to acknowledge the deep crisis of democracy happening within each and every countries of the Quad। तो यूएस भी कोई दूध का धुला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी कोई दूध का धुला नहीं है, ना ही जापान है, ना ही इंडिया है, चारों कंट्रीज में डेमोक्रेसी रिलेटेड इश्यूज हैं। यूएस जो अपने आप को चैंपियन कहता है डेमोक्रेसी का, तो वेरी सॉरी टू से, बट यूएस के अंदर भी इंटरनली बहुत इश्यूज हैं, वहाँ पे भी बहुत रेसिज्म है, वहाँ पे भी बहुत इनइक्वालिटी है। तो यूएस की आदत है वो एक ज्ञान देने की कि भाई इंडिया को अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को देखना चाहिए। यूएस इज ऑल्सो नॉट
दूध का धुला हुआ, ठीक है। डीपर सेल्फ कॉन्शियसनेस, दैट क्रेडिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसीज ऑफ क्वाड नेशंस, ये उनका बिगेस्ट एसेट है बिकॉज वो डेमोक्रेसीज हैं। तो अगर इंडो पैसिफिक वांट्स टू लुक अप टू क्वाड, तो व्हाट मेक्स देम सेपरेट फ्रॉम चाइना? चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी, इट्स अ कम्युनिस्ट कंट्री। वहां पे तो बहुत ऑटोक्रेसी है, इन कंट्रीज में तो ऑटोक्रेसी नहीं है। तो ये क्रेडिबिलिटी यहां पे टेस्ट हो रही है, ठीक है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, सप्लाई चेन्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब एक ओपन इंक्लूसिव, अगर हम एक इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं तो उसके चलते एन ओपन इंक्लूसिव फेयर ग्लोबल ऑर्डर शुड ऑल्सो बी देयर, वन दैट ऑल्सो साइमल्टेनियसली रिकन्फिगर्स सप्लाई चेन्स सो दैट हमारा ट्रेड इंटीग्रेशन ऐसा हो, हमारे पास जो चारों कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज ऐसा हो, वेदर ऑफ टेक्नोलॉजीज, वेदर ऑफ सप्लाई चेन्स और वेदर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट जो डिपेंडेंस है इंडो पैसिफिक नेशन की वो चाइना के ऊपर कम हो सके। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, अब ये बात भी एवरी किड इन द टाउन नोज दैट क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू इम्पैक्ट एवरी नेशन अलाइक, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इज फॉल्स, इज समथिंग विच इज नॉट एग्जिस्टिंग। ये तो डोनाल्ड ट्रम्प कहते थे, तो डोनाल्ड ट्रम्प तो बहुत कुछ कहते थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज इज नॉकिंग एट आवर डोर स्टेप्स। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत काम किया जा सकता है। इंडिया बहुत अच्छा इंगेज कर सकता है, खास करके यूरोप के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो क्लोज विद इंडिया एज वेल एज विद द यूएसए। सो क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत यहाँ पे क्वाड की क्रेडिबिलिटी टेस्ट की जा सकती है। एंड देन कोविड डिप्लोमेसी, देखिए अब ये जो कंट्री फर्स्ट वाली पॉलिसी है कि भी पहले मैं अपने देश को वैक्सीनेट कर लूँ, बाद में मैं किसी गरीब देश को वैक्सीन पहुंचाऊंगा, तो इससे भी क्वाड नेशंस की यहाँ पे क्रेडिबिलिटी टेस्ट होगी, दैट हाउ कैन दीज क्वाड नेशंस, इफ दे आर एक्चुअली forming an alliance which they say is not a security alliance, if actually this alliance is meant to cater to the broader welfare of the people in this region, then it also will be seen that how can these countries supply vaccines to the other countries and how can they ramp up the production of vaccines in these countries as well, okay? So this will also be tested in the time to come in the Indo-Pacific region. सो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यही 4 आर्टिकल्स थे जो रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट लगे मुझे इन दोनों न्यूज़पेपर्स में से। तो हम मिलेंगे जी परसों और रेलेवेंट आर्टिकल्स के साथ। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।